Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 10, the Central Motor Vehicle Rule 1989, chapter number 4, Control of Transport Vehicle and Tourist Permit. Let's discuss. First, rule number 82, Tourist Permit. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो टूरिस्ट परमिट है वो फॉर्म नंबर 45 पे इशू होता है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। सेकंड पॉइंट में ए पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी गाड़ी का टूरिस्ट परमिट, यदि वो गाड़ी मोटर कैब है तो उसका टूरिस्ट परमिट 9 ईयर का होता है और यदि मोटर कैब नहीं है तो उसकी टूरिस्ट परमिट 8 ईयर की होती है। बी पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी जिसका टूरिस्ट परमिट हमको कराना है, उस गाड़ी जिस दिन टूरिस्ट परमिट उसका इशू होगा उस दिन जो भी गाड़ी है वो 2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज एक्सप्लेनेशन, यदि मान लीजिए गाड़ी जो 9 ईयर और 8 ईयर जो आप कंसीडर कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट परमिट जो हम इशू करेंगे तो उस गाड़ी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से कैलकुलेशन किया जाएगा कि 9 ईयर और 8 ईयर। यदि मोटर कैब है तो 9 ईयर, मोटर कैब नहीं है तो 8 ईयर उसका होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी, टूरिस्ट परमिट की वैलिडिटी 9 ईयर होगी कब, जब मोटर कैब होगा, और 8 ईयर होगी जब मोटर कैब नहीं होगा। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 83, ऑथराइजेशन फी। कोई भी एप्लीकेंट जब ऑथराइजेशन टूरिस्ट परमिट के ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको फॉर्म नंबर 46 पे अप्लाई किया जाता है और उसके साथ 500 रुपये की फीस बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि यदि ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होता है, वो यदि स्मार्ट कार्ड के रूप में चाहिए तो आपको फॉर्म नंबर 23A फिलअप करना पड़ेगा और यदि पेपर के रूप में चाहिए तो फॉर्म नंबर 47 आपको फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 84, राइट ऑफ ऑपरेशन। रूल नंबर 83 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति किसी को टूरिस्ट परमिट इशू नहीं कर सकता है। उसके लिए इशू करने के लिए स्टेट और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा ही टूरिस्ट परमिट इशू होता है। यदि कोई मान लीजिए टैक्स पे कर दे, फी पे कर दे तो उससे उसका टूरिस्ट परमिट इशू नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा बाकायदा रूल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको टूरिस्ट परमिट इशू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 85, एडिशनल कंडीशंस ऑफ टूरिस्ट परमिट। पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें क्या क्या है? जैसे कि मोटर कैब के अलावा किसी पर्यटक वाहन को दिए गए पर्यटन परमिट की शर्तें क्या है, कंडीशन। धारा 88 की उपधारा 9 के तहत ये तमाम शर्तें हैं। पहला कि परमिट धारक प्रत्येक यात्रा के संबंध में 3 प्रतियां बनाएगा, 3 सूची तैयार करवाएगा यात्री के वाहन ले जाने के लिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले यात्रियों का नाम होना चाहिए, दूसरा उसका पता होना चाहिए, तीसरा एज, उसकी यात्री की जो एज है वो होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो उस दस्तावेज में अंकित होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि उप नियम 1 में निर्दिष्ट, यानी जो भी सूची आपने बनाई है फर्स्ट में, उस सूची को आप वाहन में यानी गाड़ी में रखेंगे और जब भी कोई अधिकारी मांगेगा तो आप उसे प्रस्तुत करेंगे यानी उसके दिखाएंगे। उन सारे दस्तावेजों को आप उस अधिकारी को दिखाएंगे। जहाँ भी जांच होती है वहाँ पे आपको उस सारे दस्तावेज को दिखाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि पर्यटन जो वाहन है
पर्यटन जो वाहन है वो अपने होम राज्य यानी जिस राज्य के लिए परमिट इशू हुआ है उस राज्य में 3 महीने 15 दिन या 3 महीने उससे बाहर जिस राज्य के लिए इशू हुआ है वाहन बाहर नहीं रहेगा उस राज्य से, और उस राज्य में 15 दिन या 3 महीने की अवधि के लिए रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल 4th पॉइंट, पर्यटन वाहन जो भी इशू किया गया है जिसका परमिट वो गृह राज्य में ही सर्कुलेट करेगा। गृह राज्य में भी जिस टूरिस्ट प्लेस पर जाना है उसको उस टूरिस्ट प्लेस पर जाएगा। यदि वो गृह राज्य से बाहर जा रहा है यानी जिस राज्य के लिए वो इशू हुआ है उस राज्य से बाहर यदि जा रहा है तो उसे अधिकारी से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो अपने गृह राज्य से बाहर भ्रमण कर सकता है। 5th पॉइंट क्या कह रहा है, परमिट धारक जो भी होगा एजेंट उसको एक रसीद सौंपेगा, ठीक है, जो भी किराए की गाड़ी ले रहा है जिसके पास, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक गाड़ी है जो टूरिस्ट परमिट धारक है और मैं कोई टूरिस्ट को गाड़ी किराए पर दे रहा हूँ तो मैं उसको किराए पर भी देते वक्त उसे एक रसीद भी दूंगा ताकि जहाँ भी चेकिंग हो वहाँ उस रसीद को वो अधिकारी को दिखा सके, उस रसीद को जहाँ भी चेकिंग हो उस अधिकारी को दिखा सके। 6 पॉइंट बोल रहा है कि यदि मान लीजिए कि आप जो भी टूरिस्ट परमिट गाड़ी है उस गाड़ी को आप 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी पर्यटन जो भी व्हीकल है जिसको आपने किराए पर दिया है वो किसी भी जगह बस स्टैंड पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ से बस चलती हैं ऐसे जगहों पर उसे खड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर पॉइंट कह रहा है कि पर्यटक वाहन जो भी है उसको सफ़ेद रंग के 5 नीले रंग बिरंग रिबन के से रंगा जाएगा। 5 जो सफ़ेद रंग रहेगा उसके बाद वो 5 नीले रंग के रिबन से रंगा जाएगा। 5 सेंटीमीटर चौड़ा पर्यटक यानी टूरिस्ट लिखा होना चाहिए। जो टूरिस्ट लिखा होना चाहिए एक सर्किल में लिखा होगा और उस सर्किल की चौड़ाई डायमीटर 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्यटन परमिट जिस स्टेट का होगा उस गाड़ी पर उस स्टेट का नाम लिखा होना चाहिए अंग्रेजी में, ठीक है। टूरिस्ट परमिट वैलिड इन द स्टेट ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखा होना चाहिए इंग्लिश में और यहाँ पे उस स्टेट का नाम लिखना चाहिए, गृह राज्य जिस राज्य के लिए वो या फिर जिस राज्य में वो जा रहा है उस राज्य के स्थानीय भाषा में वहाँ पे लिखा होना चाहिए। 9 पॉइंट कह रहा है द परमिट होल्डर नॉट ऑपरेट द टूरिस्ट व्हीकल स्टेज कैरी, यानी कि जो भी परमिट होल्डर है वो टूरिस्ट परमिट गाड़ी को स्टेज कैरीज यानी कि किराए की गाड़ी के रूप में इस्तेमाल न करे, यानी जैसे पैसेंजर ढोने के काम में या माल ढोने के काम में इस तरह के काम में इस्तेमाल न करे। 10 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी परमिट धारक है वो प्रतिदिन या दिन जिस दिन भी उसे अपनी गाड़ी पर्यटक को किराए पर दिया है उसकी सारी डिटेल अपने पास एक बुक में पंजीकृत करना होगा ताकि जब भी कोई अधिकारी मांगे उसे वो पेश कर सके। 11 पॉइंट क्या कह रहा है कि परमिट धारक जो भी है वो 3 महीने में एक बार जो भी डिटेल है जो भी उसने लॉग बुक बनाया है जिसमें अपना डिटेल रखता है परमिट के लिए जो भी टूरिस्ट को किराए पर दिया है उनका डिटेल रखता है वो हर 3 महीने बाद प्राधिकारी को यानी अधिकारी को वो पेश करेगा, रजिस्ट्रिंग अधिकारी को वो पेश करेगा, वहाँ पे अपनी डिटेल को सबमिट करेगा हर 3 महीने पे। एक्सप्लेनेशन क्या है कि गृह राज्य का मतलब ये, होम स्टेट का क्या मतलब है कि जिस राज्य के लिए वो गाड़ी टूरिस्ट परमिट इशू की है उसी राज्य को होम स्टेट बोले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 85A, इसके अकॉर्डिंग पर्यटक परमिट की अतिरिक्त शर्तें बहुत सारी और भी हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द वर्ड टूरिस्ट व्हीकल दोनों ओर चित्रित किया जाएगा। 25 सेंटीमीटर व्यास के घेरे के भीतर 25 सेंटीमीटर व्यास के घेरे के अंदर
पर्यटक वाहन ये लिखा होना चाहिए, यानी टूरिस्ट व्हीकल लिखा होना चाहिए व्हीकल पे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि काले रंग में राज्य का नाम, टूरिस्ट परमिट वैलिड इन द स्टेट ऑफ, उस राज्य का नाम ये लिखा होना चाहिए काले रंग में। नेक्स्ट चीज कह रहा है कि किराए की कैब के अंतर्गत आने वाली मोटर कैब पर लागू नहीं होगा, यानी कि किराए की जो कैब ले रहे हैं उस पर ये नहीं लागू होगा, तो टूरिस्ट कैब होगा। जैसे कि मान लीजिए जैसे आम जो गाड़ियां चलती हैं, किराए पर आप लेकर कर लेते हैं, कहते हैं यहाँ तक हमको छोड़ दो, जैसे ऑटो है, तो उसके लिए कंडीशन नहीं है। ये जो टूरिस्ट परमिट धारक गाड़ी है सिर्फ उसी पे लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल परमिट, राष्ट्रीय परमिट क्या है। रूल नंबर 86 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर नेशनल परमिट, नेशनल परमिट के जो भी एप्लीकेशन है फॉर्म नंबर 48 पे अप्लाई किया जाता है सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 87, फॉर्म कंटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑथराइजेशन। जो भी एप्लीकेशन है वो फॉर्म नंबर ऑथराइजेशन, नेशनल परमिट पाने के लिए जो भी ऑथराइजेशन फॉर्म है फॉर्म नंबर 46 पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑथराइजेशन के लिए, नेशनल परमिट ऑथराइजेशन के लिए, और उसके लिए आपको 1000 रुपीज़ पर एनम फी पे करना पड़ेगा जो कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपको स्मार्ट कार्ड के रूप में ऑथराइजेशन चाहिए तो फॉर्म नंबर 23E फिलअप करना पड़ेगा, और यदि पेपर के रूप में चाहिए तो आपको फॉर्म नंबर 47 पे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसा कि टूरिस्ट परमिट में था सेम वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें फीस डिफरेंट है। इसमें आपको नेशनल परमिट के लिए फी 16,500 रुपये पर एनम पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 2A कि जो भी आपने नेशनल परमिट पाने के लिए जो भी फी आपने पेड किया उस फी में दो हिस्सा होता है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें दो हिस्से होते हैं एंड यूनियन टेरिटरी। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाता है उसका यहाँ परसेंटेज शेयर ऑफ एन, इसका यहाँ फार्मूला दिया गया है 1 is equal to total consolidated fee received by nth state union territory in the base of year into 100 total consolidated fee received by all the state or union territory in the base year where national permit is inoperated। तो इस फार्मूले से उस फीस को डिवाइड किया जाता है और उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का आता है और बाकी का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। अब यहाँ पे आधार वर्ष नवीनतम 3 वित्तीय वर्ष का औसत और शेयर होता है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी तीन वित्तीय वर्षों का औसत होता है, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार राज्य सरकार को सूचित करती रहती है। अब जो भी रूल नंबर सब रूल 2 के अकॉर्डिंग जो भी नेशनल परमिट अकाउंट जो होता है, जैसे एक अकाउंट होता है जिसमें आप पैसा पेड करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली उसको बनाया गया होता है। जैसे जो भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो क्या होता है उसमें कि आप केवल कुछ गाड़ियां राज्य के लिए परमिटेड होती हैं, कुछ स्टेट के लिए, ज़्यादातर गाड़ियां नेशनल परमिट इशू होता है। तो मानी नेशनल परमिट मतलब किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगा। आप कहीं भी इंडिया के रहने वाले हैं तो किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी को लेकर, वहाँ घूमने रहने या फिर टूरिस्ट के रूप में जैसे चाहे वैसे आप गाड़ी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी आप घूम सकते हैं उस गाड़ी से। और उसके लिए आपको जब गाड़ी खरीदते हैं तभी आपको एक बार नेशनल परमिट का पैसा जमा होता है, तो एनुअली जमा होता है वो हर साल। जैसे किराए की गाड़ी से
माल ढोने वाली गाड़ियों का होता है तो उसमें ज़्यादा होता है, वो ईयरली जमा होता है। और जो पर्सनली गाड़ियाँ होती है तो उसके सबके अलग अलग कंडीशन है, वो जब पॉइंट आएगा तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 88, एज ऑफ मोटर व्हीकल फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल परमिट। यानी गाड़ी की उम्र के हिसाब से उसको नेशनल परमिट दिया जाता है। जैसे कोई भी गाड़ी जो मल्टी एक्सल है वो 12 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, उस गाड़ी को हम परमिट दे देंगे। यानी उसकी एज 12 साल तक होनी चाहिए, 12 साल से कम होनी चाहिए, 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी गाड़ियों को हम नेशनल परमिट इशू करेगी सरकार। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जो भी मल्टी एक्सल गुड्स कैरीज यानी भार ढोने वाली, माल ढोने वाली गाड़ियां जो भी होती हैं वो 15 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उनको आप नेशनल परमिट इशू हो सकता है। और यदि वो 15 साल पूरी कर लिए तो उसका नेशनल परमिट इशू नहीं होगा। नो नेशनल परमिट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पुलर। जैसे ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर क्या करता है, माल को भी ढोता है, जैसे खेत जुताई काम आता है, ट्रॉली पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड माल ढुलाई का काम करता है। तो ऐसी गाड़ियाँ भी यदि 15 साल पुरानी, जैसे ट्रैक्टर है यदि 15 साल पुराना है तो उसका नेशनल परमिट नहीं इशू होगा। यदि वो 15 साल से कम पुराना है तो उसका नेशनल परमिट इशू हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड नंबर, ये किसी भी ट्रेलर या माल ढोने वाली गाड़ी को जो 15 साल कंप्लीट कर लिया जिस तारीख को, उस तारीख से वो उसे नेशनल परमिट कैंसिल माना जाएगा, यानी उसके नेशनल परमिट अमान्य हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे माल ढोने वाली ट्रेला होते हैं जो कि जिसका 50 टन तक कैरी करने की क्षमता हो, ऐसी गाड़ियों का 25 साल यदि कंप्लीट हो जाए, यानी वैसी गाड़ी ट्रेला है, ट्राला जिसे बोलते हैं, वो 25 साल यदि पुराना है तो उसकी नेशनल परमिट इशू नहीं होता है। यानी 25 साल बाद उसका नेशनल परमिट इशू लैप्स हो जाएगा, उसको नेशनल परमिट इशू नहीं माना जाएगा, उसका कैंसिल हो जाएगा यदि होगा भी तो। किसी भी ट्राला के लिए 25 साल वैलिड है, 25 साल तक वो नेशनल परमिट उसे इशू होगा, उसके बाद वो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 90, एडिशन कंडीशन फॉर नेशनल परमिट। नेशनल परमिट की अतिरिक्त शर्तें क्या है, तो अतिरिक्त शर्तें जैसे कि नेशनल परमिट के लिए धारा 88 की सब धारा 12 के अकॉर्डिंग, पहला जो भी मोटर व्हीकल है जो ट्राला है उस पर लिखा होना चाहिए नेशनल परमिट। कितने 30 सेंटीमीटर चौड़ा आपको 30 सेंटीमीटर चौड़ा उस पर लिखा होना चाहिए, ब्राउन कलर से वर्ड नेशनल परमिट उस पर लिखना होना चाहिए। और जो लिखा होगा नेशनल परमिट वो 60 सेंटीमीटर डायमीटर के एक सर्किल के अंदर लिखा होना चाहिए। तो जो भी नेशनल परमिट गाड़ियाँ होती है उस पर प्रिंटेड होना चाहिए, लिखा होना चाहिए ब्राउन कलर में 30 सेंटीमीटर मोटा और 60 सेंटीमीटर एक सर्किल के अंदर नेशनल परमिट वर्ड ऐसे स्पष्ट लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड नंबर, नेशनल परमिट जो हो, यदि मान लीजिए गाड़ी ट्रेला नहीं है, कोई और जैसे ट्रक है, मिनी व्हीकल है, मिनी लोडिंग व्हीकल है, तो उस कंडीशन में नेशनल परमिट लिखा होना चाहिए ब्लू कलर में लिखा होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि बिना लोडिंग, जैसे गुड्स कैरी करने वाले जो भी लोडिंग व्हीकल है उस पर फॉर्म नंबर 50 भरा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है द व्हीकल शैल हैव मिनिमम ऑफ 2 ड्राइवर एंड शैल बी प्रोवाइडेड विद द सीट अक्रॉस इट्स फुल विड्थ behind the driver's seat, providing facility for the spare driver of stretch himself। यानी कि 2 सीट होनी चाहिए और सीट के पीछे पूरी जगह होनी चाहिए कि ड्राइवर आराम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि वाहन जो भी है
जो भी माल ढोने वाले वाहन है, ट्रेला है, ट्रक है, वो इन सारे सर्टिफिकेट को हर वक्त कैरी करेगा। जैसे फर्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, फिटनेस प्रमाण पत्र उसके पास गाड़ी में हमेशा होना चाहिए। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उसके गाड़ी में हमेशा होना चाहिए। जहाँ भी जांच होगी, अधिकारी मांगेंगे तो उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उसे हर समय गाड़ी में होना चाहिए। नेशनल परमिट का जो सर्टिफिकेट है वो गाड़ी में हर समय होना चाहिए। टैक्सेशन सर्टिफिकेट है वो गाड़ी में हर समय, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है वो गाड़ी में हर समय, ये सारे 6 के 6 सर्टिफिकेट उसके गाड़ी में हर समय होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके पास हमेशा हर समय होना चाहिए। 6 पॉइंट कह रहा है कि वाहन राज्य द्वारा लगाए गए सभी स्थानीय नियमों का प्रतिबंधों के अधीन क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होगा। सेकंड 7 पॉइंट का कह रहा है कि वाहन एक ही स्थान पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच माल को न उठाएगा और न ही उतारेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.